कि सामाजिक विज्ञान में 3 चैप्टर करा चुके हैं। आज हम अर्थशास्त्र लेते हैं। अर्थशास्त्र में पहला पार्ट है जो 30% सिलेबस है, उसकी वजह से वो कर चुका है उसमें और दूसरा पार्ट है, ये दूसरे पार्ट को लेते हैं संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोगों का मतलब है, हम ये समझेंगे कि संसाधन है क्या, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन के रूप में लोग आज के युग में उत्पादन, कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में लगे हुए लोगों का वर्णन या उनका कार्य करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं। उत्पादक पहलू की दृष्टि से सोचें तो जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। और लेते हैं संसाधनों की तरह ही जनसंख्या भी एक क्या है, संसाधनों की तरह भी जनसंख्या एक साधन है, एक मानव संसाधन है, लेकिन यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे हमें देखने को मिलता है कि और प्राय उसे हम अनदेखा भी कर देते हैं। जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं उस समय जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करने लगते हैं और विचार करने का समय होता है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में क्या करता है, उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। जब हम मानव पूंजी में किसी चीज़ को निवेश करते हैं जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान किया जाता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों को उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक क्या होता है, उत्पादकता की वजह से उनमें आमदनी अधिक होती है उनकी और साथ ही आर्थिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो, लेकिन मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक पर संपत्ति में बदल सकते हैं। अब इसके लिए हम समझेंगे, उदाहरण लेंगे। इसके लिए होता है सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में संसाधनों के व्यय के द्वारा किया जाता है। अब हम लेते हैं जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता के लिए इसके लिए साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा के निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या पर संपत्तियां होती हैं। ये सब क्या बताया गया, जनसंख्या की गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर कितने व्यक्ति साक्षर हैं, कितने उनको मिला हुआ है, कौशल प्रशिक्षण मिला हुआ है और उनके अंदर कितनी समृद्धि है और ये कितनी जनसंख्या वहाँ की साक्षर और स्वस्थ है। अब इसके बाद आता है शिक्षा। हमने अपने जीवन के शुरू के वर्षों में ही एक शिक्षा ने सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हम सोचते हैं हमारी शिक्षा हमने प्राप्त की, लेकिन उसने बाद में उसका फल क्या होता है, अच्छा
वेतन और अच्छी नौकरी प्राप्त करना। हमने देखा है सकल के इसमें एक दिया हुआ है, सकल विकास के बारे में देते हैं। दो बच्चे दो हैं, उनका आपस में अंतर बताया गया है। सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगाज थी। उसने उसके लिए एक नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी, जीवन के मूल विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया है और इस मामले में लड़कियां पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में इसके लिए शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्वाधक विद्यालय की स्थापना की गई हैं। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। शिक्षा पर योजना पर व्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये होया 3766.90 करोड़ रुपए हो गया है। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शिक्षा का व्यय, जो शिक्षा पर जो खर्चा होता है 1951-52 के रूप में 0.64% से बढ़कर 2015-16 में 3% बढ़ती अनुमान हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय सर्व शिक्षा अभियान के में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों और स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पहल है। अब हम स्वास्थ्य को लेते हैं। स्वास्थ्य फर्म का उद्देश्य, कोई फर्म है उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। अधिकतम लाभ हम कब फर्म कमाएगी? जब उसके पास करने वाले व्यक्ति या उसमें कार्य करने वाले लोग स्वस्थ होंगे। कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए तभी प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए। क्यों होती है? जो जिनका स्वास्थ्य खराब है वो स्वस्थ व्यक्तियों के बराबर काम नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन में के समग्र विकास में अपने योगदान को अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। सही में स्वास्थ्य कल्याण करने का एक आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। क्या समझा? हमें जनसंख्या किसी भी देश का सबसे पहलू का कार्य होना चाहिए। क्या कि उसमें कोई बीमारी न हो, व्यक्ति स्वस्थ हों। सबसे पहला कार्य होता है, प्राथमिकता दी जाती है किसकी? दी जाती है स्वास्थ्य की। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवाओं तक उनकी पहुंच को अच्छा बनाता है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्र प्राथमिकता, द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित विस्तृत स्वास्थ्य आधार संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। अब आती है बेरोजगारी। बेरोजगारी से संबंधित इसके बारे में हम बताते हैं। भारत के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। क्या भारत के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मतलब होता है ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति
उसमें काफ़ी अंतर होता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों की जो बेरोजगारी होती है उसमें क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी होती है। आप समझेंगे कि सबसे पहले आया मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, इसे समझेंगे। क्या मौसमी बेरोजगारी कब होती है? जब लोगों को पूरे वर्ष के कुछ महीनों में, आप समझेंगे मौसमी बेरोजगारी का मतलब समझेंगे, जब लोगों को एक वर्ष के में कुछ महीनों तक ही उनको रोजगार प्राप्त होता है, या वे कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। क्यों, क्या होता है, कृषि समय में ही उन्हें कार्य मिलता है, बाकी समय में उन्हें काम नहीं मिलता है, या महीने के कुछ महीने ही उसे उन्हें काम मिला, यानी कृषि जब आती है उसी समय उनको कार्य मिलता है। ये कृषि से संबंधित जो आश्रित होते हैं उन्हीं पर लागू होता है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं, जब बुवाई, कटाई, निराई और गाई होती है, तब विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को क्या होता है, उस समय व्यक्तियों को अधिक काम मिलता है। तो आप समझ गए, ये कृषि पर जो आधारित लोग होते हैं तो उन्हें जो कुछ महीने कार्य मिलता है, साल में कुछ महीने काम मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अब आता है इसका प्रच्छन्न। क्या समझेंगे आप, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत कौन लोग आते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जिनके पास भूखंड होता है, यानी ज़मीन होती है, जहाँ उन्हें काम मिलता है, या उस ज़मीन में वह कार्य करते हैं। उसका मतलब होता है ऐसे लोग जो खेती में काम करने में लगे हुए हैं, ऐसे परिवार जो कृषि पर ही आश्रित हैं। किसी काम में 5 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की ज़रूरत है? 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसमें क्या है, 8 लोग काम कर रहे हैं। 5 लोगों से कार्य हो जाएगा, लेकिन क्या लगेगा उसमें, परिवार में कितने लोग हैं? 8 लोग पूरे के पूरे उसमें काम पर लगे हुए हैं। इनमें से 3 लोग कैसे हुए, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त हैं। ये तीनों इसी खेत पर काम करते हैं। क्या करते हैं, वो 3 जो एक्स्ट्रा हैं, अतिरिक्त हैं, वो भी इसी में काम करते हैं। जब उन 8 लोगों में से वो कार्य 5 लोग ही कर सकते हैं। इसमें कितने लोग लगे? 3 लोग अतिरिक्त लगे, जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। यानी इन लोगों में जो बढ़े हुए लोग हैं, इनमें कोई आमदनी नहीं होगी, ज़्यादा कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादक, यानी जो खेत की जो पैदावार होती है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है, लेकिन 3 जो अतिरिक्त लोग हैं वो कौन सी बेरोजगारी में आए? वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। आप समझ गए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब समझ गए। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जब किसी काम के लिए हमको 5 लोगों की आवश्यकता है, उसमें 8 लोग घर में रहने वाले वो कार्य करते हैं, 3 अतिरिक्त हैं, उनकी उत्पादक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए उसे 5 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन 8 कर रहे हैं। 3 अतिरिक्त जो हुए कौन सी बेरोजगारी में आ गए? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ गए। इसलिए अभी इसके अलावा आता है शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य सी घटना बन गई है। इसमें मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक युवतियाँ रोजगार पाने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है। एक अध्ययन में यह भी बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति में आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ
कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है। दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यकता तकनीकी कौशल की क्या है, कमी है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बेरोजगारी क्या होता है, जनशक्ति संसाधन है, जो लोग कुशल हैं, जिन्हें डिग्री हासिल कर ली है, उनकी क्या बर्बाद, उनका नुकसान है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है। जब लोगों को कार्य नहीं मिलता है तो क्या होता है, उनमें निराशा की भावना हो जाती है। लोगों के पास अपने परिवार का कहाँ तक होता है, लोगों के पास अपने परिवार का पेट भरने तक के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारी में आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज जीवन की गुणवत्ता पर एक कैसा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह करने के लिए या किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है केवल, तो इसके स्वास्थ्य स्तर में भी क्या होता है, जब व्यक्ति का पेट नहीं भर पाता है, उसे कार्य नहीं मिल पाता है, उसका क्या होता है, उसके स्वास्थ्य पर भी गिरावट आ जाती है, स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो जाता है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के विकास पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है, जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है या लोगों को हम संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। हम आपको समझा चुके हैं बेरोजगारी से संबंधित प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, ये सभी इस पार्ट में संबंधित संसाधन के रूप में लोग के पाठ में पढ़ा चुके हैं। अब कुछ इससे मुख्य पॉइंटों को लेते हैं। जैसे संसाधन शब्द इसमें आया है। कौन सा शब्द आया है? संसाधन शब्द आया है। संसाधन किसे कहते हैं, अब हम समझेंगे संसाधन है क्या। वह पदार्थ जिसे इस प्रकार रूपांतरित किया जा सके। कौन से? वह पदार्थ जिसे इस प्रकार रूपांतरित किया जा सके कि बहुमूल्य और उपयोगी बन जाएं। क्या होता है? जिन पदार्थों को हम इस प्रकार परिवर्तित कर सकें वो हमारे लिए उपयोगी बन जाएं। ऐसे मानव संसाधन, दूसरा शब्द आया है इसमें, मानव संसाधन। किसी देश की जनसंख्या का आकार, क्या समझें? किसी देश की जनसंख्या का आकार उसकी क्या हुआ? कुशलता, शैक्षिक योग्यता, उत्पादन संगठन क्षमता एवं दूरदर्शिता पर निर्भर करता है। समझिए, मानव संसाधन मतलब उस देश की जनसंख्या का आकार, कुशलता, शैक्षिक योग्यता, उत्पादन संगठन क्षमता पर निर्भर करता है। अभी इसमें आया है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग का मतलब होता है अब हम लेते हैं संसाधन के रूप में लोग। आज के युग में यानी वर्तमान उत्पादन कौशल क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में लगे हुए लोग, किस में लगे हुए? कार्य पर लगे हुए लोगों के वर्णन की एक विधि, यानी कार्य करने का एक तरीका। मानव पूंजी आया है, एक शब्द है इसमें, मानव पूंजी। कौशल एवं उसमें निहित ज्ञान का एक स्टॉक। कौशल एवं उसमें निहित ज्ञान का एक स्टॉक, यानी उनकी कौशल योग्यता कितनी है उन। अब सेकंड है, एक शब्द है मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण आया है, इससे संबंध है शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं आवास सेवाओं में जो खर्च होता है, निवेश।
अब अगला है कुशल श्रमक। किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए, कुशल श्रमक का मतलब हुआ किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए शिक्षित और एवं प्रशिक्षित श्रमक यानी मजदूर लगे हुए। अब अगला है जनसंख्या एक पर संपत्ति। इसमें आया है जनसंख्या एक पर संपत्ति। साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या पर यह निर्भर करता है। अभी साक्षर का मतलब है 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु का एक व्यक्ति जो किसी एक भाषा को समझकर पढ़ और लिख सके। इसका मतलब है जिस क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है उस क्षेत्र की भाषा को पढ़ लिखना सीख जाए। अभी अगला है नेक्स्ट आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब वो धन कमाने के लिए किए जाने वाले, क्या होता है, धन कमाने के लिए हम कोई न कोई कार्य करना पड़ता है, इसी को कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। जैसे धन कमाने के लिए किया जाने वाला कार्य। अभी नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाकलाप। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन कार्य। इसका मतलब हुआ कृषि में यानी खेती में कार्य करने वाले लोग, वनों में कार्य करने वाले लोग, मछली पालने वाले लोग, पशुओं में वो पालने वाले लोग, इनसे संबंधित जो लोग जो कार्य करते हैं उसमें कार्य करने वाले लोगों का ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में कौन से आते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप में वो लोग आते हैं उत्खनन एवं विनिर्माणी उद्योग, यानी उद्योगों के द्वारा में जो कार्य किया जाता है उनसे संबंधित खानों से, जैसे लोहा की हमें जानकारी मिल गई, तांबे की मिल गई, उसे उत्खनन के द्वारा जिसका हम उसका निर्माण करके उसे अपने आवश्यक की चीज़ें बना लेते हैं, उस विनिर्माण के उद्योग कहते हैं। उद्योगों के द्वारा उसे अपने यूज में तैयार कर लेते हैं। समझ गए होंगे। द्वितीय क्रियाकलाप में उत्खनन एवं विनिर्माणी, जिन उत्खनन की खुदाई के बाद जिनको हम उपयोग में उद्योगों के माध्यम से अपने उपयोग में ले लेते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? तृतीय क्रियाकलाप में क्या वो आता है, इससे संबंधित बैंकिंग क्या कार्य करता है? बीमा आदि सेवाएं। जो बैंकिंग हमारा धन से संबंधित रख रखाव देना, लेखा जोखा रखना, बीमा हमारी इंश्योरेंस करना आदि, ये जो सेवाएं दी जाती हैं इनमें जो लगे हुए लोग कार्य करते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। बेरोजगार का मतलब होता है, बेरोजगार से संबंधित इसी पाठ में सभी आ गए हैं। स्वास्थ्य एवं प्रचलित मजदूरों पर कार्य करने के इच्छुक लोगों को रोजगार न मिलना। जैसे व्यक्ति, बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी हम आपको समझा रहे हैं। बेरोजगार उसे कहते हैं व्यक्ति स्वस्थ है, कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता है या मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसे कार्य करने के लिए इच्छुक है, तैयार है, लेकिन फिर भी उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो कौन सी श्रेणी में आता है? बेरोजगार श्रेणी में आता है। इसी प्रकार मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का किसी कार्य में लगा होना। ये जहाँ पर हमें, पहले मैं प्रच्छन्न बेरोजगारी को डिटेल में समझा चुका हूँ, जहाँ पर हमें किसी कार्य में करने के लिए 4 व्यक्तियों की ज़रूरत है, लेकिन उसी कार्य में 6 लोग कार्य करते हैं। जब वो कार्य 4 व्यक्तियों से भी संपन्न हो जाएगा और उसकी उत्पादन क्षमता में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसमें 2 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, फिर भी उनका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं वो कौन सी बेरोजगारी में आ गए? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाते हैं। इसलिए मौसमी बेरोजगारी का भी शब्द आया है। आप समझना, वर्ष के कुछ महीनों में ही, यानी पूरी साल होती है, 12 महीने होते हैं साल में, उसमें कुछ महीनों में जैसे 8 महीने या 6 महीने ही व्यक्ति को कार्य मिल रहा है, बाकी महीने वो खाली रहते हैं, तो साल में कुछ महीनों ही काम मिलना उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अभी मैंने आपको संसाधन के रूप में लोग से संबंधित पाठ को समझा चुका हूँ और पढ़ाई दिया है। आप इसे स्वयं भी इसका अध्ययन करेंगे। इस पाठ का मैं आपको PDF के माध्यम से आपका पाठ डाल रहा हूँ। इसे पहले पढ़ें, फिर इसके बाद हम अगले नेक्स्ट डे आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखाएंगे।